मैं यूजुअली अपने लिए एक फ्रेज़ यूज़ करती हूँ, आई वॉज़ अ बंडल ऑफ मिस्टेक्स। और ये ओवर पीरियड ऑफ ईयर्स मुझे समझ आया कि मैं इतनी गलतियाँ कर चुकी हूँ, जो कोई भी एस्पिरेंट टोटली जितनी गलतियाँ करने के लिए प्रोन होता है वो सब मैंने की। बहुत अच्छा है कि ऑनेस्टली इसको सारा बता दीजिए। मेरा क्लियर होने के भी सर्टेन स्टेप्स हैं, एक रेसिपी है जो मैंने फॉलो की, जो कि मैंने पहले नहीं की थी। सो आई विल गो स्टेप बाय स्टेप इन दैट डायरेक्शन। जैसे कहते हैं कि पहला स्टेप होता है आप सिलेबस को समझें। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द एग्जाम। सीधा पढ़ाई शुरू कर दी। सीधा पढ़ाई शुरू कर दी, क्योंकि वो कहते हैं ना कि नोज डाइव करना, एकदम जंप कर देना, वो मैंने किया विदाउट अंडरस्टैंडिंग। सेकंड, बहुत सारी बुक लिस्ट, बहुत सारे बुक सोर्सेज मैंने देखे, बुक लिस्ट नहीं बनाई, काफ़ी जगह हाथ पैर मारे, ये भी पढ़ लेते हैं वो भी पढ़ लेते हैं, जो एक क्लासिक मिस्टेक है। कोई भी इसके एग्जाम में तो बहुत कुछ पढ़ना, बहुत, हाँ, वो कहते हैं ना कि एवरीथिंग अंडर द सन आ सकता है, पर ये सही नहीं है, ये भी एक मिथ है, एवरीथिंग अंडर द सन नहीं आता है। बहुत ही डिफाइंड, बहुत ही ब्यूटीफुली डिज़ाइंड एग्जाम है सर ये। उसके अलावा जो हम कहते हैं कि नोट मेकिंग, तो मैंने आई थिंक पहले कुछ अटेम्प्ट्स में नोट्स ही नहीं बनाए। मुझे लगता था बुक से पढ़ रहे हैं, बुक से ही रिवाइज़ कर सकते हैं, पर ये समझ ही नहीं आया कि एग्ज़ाम से 4 दिन पहले आप कैसे रिवाइज़ करेंगे पूरी बुक। उसके अलावा सर आगे बात करें तो रिविज़न, तो कहीं ना कहीं रिविज़न में भी गैप्स रहे थे। और ये सभी स्टेप्स हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड दी सिलेबस, यू नीड टू स्टडी द एग्जाम बिफोर यू स्टडी फॉर द एग्जाम। जी, और उसके अलावा यू नीड टू डीकंस्ट्रक्ट द सिलेबस, जो कि मैंने नहीं किया था। देन यू हैव टू मेक योर ओन नोट्स, बहुत ही प्रिसाइज नोट्स बनाने की ज़रूरत है, उनको रिवाइज़ करने की ज़रूरत है, और जो पास्ट पेपर्स हैं या मॉक्स हैं उनको देने की ज़रूरत है। मुझे इतना डर लगता था मॉक्स देने से, मुझे लगता था मेरे नंबर कम आएंगे और मेरा जो ये कॉन्फिडेंस ये डिप हो जाएगा। मैं वो रिस्क ही नहीं लेना चाहती थी, और मैं प्रिपेयर्ड ही नहीं थी कि मैं एग्ज़ाम हॉल में जाऊँ और एग्ज़ाम दूँ। तो आप जब इतना अंडर प्रिपेयर्ड हैं तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। और ये मिस्टेक्स डेफिनेटली लोग करते हैं, उन्हें लगता है कि शायद डेस्टिनी है, ये डेस्टिनी नहीं है, आप तैयारी ही नहीं कर रहे हैं ठीक से। इस एग्ज़ाम ये ऐसे भी कहते हैं कि ये एक मैडनेस है, सिविल सर्विसेज इज मैडनेस, बट आई थिंक देयर इज़ अ ब्यूटिफुल मेथड टू दिस मैडनेस, और ये अगर आपको समझ आ जाता है तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं। मेरे ख्याल से जो डिस्कशन आप कर रही हैं आपने बहुत ही ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया। यही डिस्कशन हम अलग अलग कैंडिडेट से समय समय पे कर रहे होते हैं। आपने बहुत ही इसको स्ट्रक्चर्ड कर दिया कि जो मिस्टेक्स को, कि जो सबसे पहला मिस्टेक जो कैंडिडेट का होता है कि टू जंप विदाउट नोइंग कि करने क्या जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपने क्लियर कर दिया कि सिलेबस की थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसको अपने हिसाब से रिकन्स्ट्रक्ट कर लें, कहाँ जोर देना है, क्या करना है। दूसरी चीज़ जो आपने ध्यान दिलाया वो क्या किया, सेलेक्टिंग ऑफ लिस्ट ऑफ बुक्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि डिसाइड कि ही पढ़ना है और ये नहीं पढ़ना है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड थिंग विच एवरीबडी शुड नो इज मेकिंग राइट नोट, सो दैट कि लास्ट मोमेंट में भी आप रिवाइज कर सकते हैं, एंड टू गेट ए राइट डायरेक्शन कि जा कहाँ रहे हैं, इसलिए पिछले साल के क्वेश्चंस, एंड देन टू प्रैक्टिस ऑन द टेस्ट कि क्या कर रहे हैं। तो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल प्रेजेंटेड। तो आपने ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से लास्ट अटेम्प्ट तक आते थे आपने सारे करेक्ट कर लिए। मैंने करेक्ट की, और मैंने इंश्योर किया कि इस बार कोई भी गड़बड़ नहीं करनी है। ये सारी चीज़ें, ये जो मेथड है, ये मुझे जब भी समझ में आया मैंने इस पे काम किया, और आई थिंक यही रीज़न है। ऑफ कोर्स पेरेंट्स का सपोर्ट, भगवान की असीम कृपा, वो सब ज़रूरी है, लेकिन उसके अलावा आपको एक अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क करने की बहुत ज़रूरत है, कंसिस्टेंसी ज़रूरी, आपको डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है इसमें। आपको इंश्योर करना है कि आप सेम टाइम पे रोज़ पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम जब होना है उसी टाइम पर आप मॉक दे रहे हैं, ताकि आपकी खुद की रिदम एक सेट हो जाए। ये सब चीज़ें बहुत छोटी लगती हैं सुनने में, पर अगर आप इनको डेली हैबिट बनाएंगे तो ज़रूर इट बिकम्स अ सेकेंड नेचर टू यू। तो मुझे 6 साल लगे, ज़रूरी नहीं है आप पहले साल में कर सकते हैं। बाकायदा आप अगर ये चीज़ें फॉलो करें, कितने सारे टॉपर्स ये सिमिलर रेसिपी बताते हैं, पर करने वाले बहुत कम लोग होते हैं, और जो कर जाते हैं वो तर जाते हैं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और मुझे लगता है सर कि IAS एग्ज़ाम के लिए नहीं, किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको इस तरह से चीज़ें, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। बहुत ही जरूरी। अब हम टाइम मैनेजमेंट की थोड़ा चर्चा करते हैं, क्योंकि इस एग्ज़ाम में बहुत सारे मिथ हैं कि घंटों घंटों पढ़ना है, करना है, और कुछ सब पूरी दुनिया को छोड़ करके सब पढ़ाई करनी है। तो उसके हिसाब से जो एक टाइम मैनेजमेंट है, दिस इज वेरी क्रूशियल थिंग, इस एग्ज़ाम में भी और सर्विस में भी जाने के बाद ज़रूरत पड़ती है। तो आपने अपने टाइम को कैसे स्ट्रक्चर, कितने घंटे की पढ़ाई कंसिस्टेंटली आप कर पाते थे?
सर 2016 तक जब मैं जॉब कर रही थी तब मैं लगभग 3-4 घंटे देती थी पढ़ाई को। उसके बाद में क्योंकि डेडिकेटेड था तो मैं इजीली 7-8 घंटे, बट आई वुड स्टिल से कि नंबर ऑफ आवर्स मैटर ही नहीं करते हैं, उन घंटों में आप क्या कर रहे हैं वो मैटर करता है। क्वालिटी क्या है? क्वालिटेटिवली आप कितना पढ़ रहे हैं, आपका दिमाग डिस्ट्रैक्टेड है या आप फोकस्ड हैं, आप वहाँ पर अटेंशन आपकी है कि नहीं, क्योंकि हम यूजुअली बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं और आजकल तो सोर्सेज भी बहुत हैं आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। तो वो क्वालिटेटिवली अगर आप 7-8 घंटे दे रहे हैं, और ये आपके एप्टीट्यूड पे डिपेंड करता है, हो सकता है कि आप बहुत जल्दी चीज़ें ग्रैब करते हो और दूसरा कोई इंसान है उसको ज़्यादा टाइम लगता हो, ये बहुत इंडिविजुअल। हर पर्सन की अपनी एक रिक्वायरमेंट है, लेकिन इसमें अब ये होता है कि बैलेंसिंग द टाइम, लाइक जीएस में कितना टाइम देना है, ऑप्शनल में कितना टाइम देना है, उसको आपने कुछ बैलेंस भी किया कि कितने कैसे? सर ये क्योंकि ऑप्शनल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑप्शनल आपकी इनफैक्ट रैंक भी डिसाइड कर सकता है, तो इसीलिए आपको इक्वल एम्फेसिस ऑप्शनल को देना चाहिए। तो मैंने तो डिवाइड किया था अपना दिन कि मैं आधे दिन जनरल स्टडीज़ पढ़ती थी और आधे दिन ऑप्शनल की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करती थी। दोनों को बराबर टाइम दिया। अब हम थोड़ी सी चर्चा ऑप्शनल की करते हैं, क्योंकि आपने कहा सिलेक्शन ऑफ ऑप्शनल, राइट ऑप्शनल, वो बहुत डिसाइडिंग फैक्टर है, राइट? तो चूंकि आपका बैकग्राउंड इंग्लिश लिटरेचर का है, आप वैसे मास मीडिया के फील्ड से हैं, बट आपने सब्जेक्ट सोशियोलॉजी लिया, कारण क्या था? सर इससे पहले ये एक मिस्टेक मैं बताना भूल गई थी, चॉइस ऑफ ऑप्शनल एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, काफ़ी लोग कर जाते हैं, तो ये भी ज़रूरी है कि आप अपना इंटरेस्ट एरिया देखें क्योंकि फिर आसान हो जाता है। और सोशियोलॉजी को मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि जब मैंने सिलेबस देखा आई फेल्ट अ नेचुरल इंक्लिनेशन, क्योंकि मैं मीडिया ऑलरेडी पढ़ के आई थी, तो इसमें सोशल इश्यूज़ ही यूजुअली कवर होते हैं। थिंकर्स का पार्ट, थियोरी पार्ट है, लेकिन लार्जली जेंडर रिलेटेड इशू, कास्ट इशू जो हम सोसाइटी में आमतौर पर देखते हैं वो इश्यूज़ कवर होते हैं। सो प्योरली ऑन बेसिस ऑफ इंटरेस्ट मैंने ये ऑप्शन लिया था, एंड थैंकफुली इसका स्कोर भी अच्छा आ रहा था, तो सोने पे सुहागा हो गया। अच्छा, एक सवाल सर मेरा भी है। जिस तरह से आपने टाइम मैनेजमेंट की बात की और आपने कहा कि इतने आवर्स ज़रूरी नहीं है पढ़ो, आपको क्वालिटी टाइम देना है, लेकिन कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो आपको लगता है कि आपने इस दौरान कुछ चीज़ें मिस कर दी अपनी लाइफ में, फ्रीकिंग विद फ्रेंड्स या कुछ इस तरह की चीज़ें मिस कर दी? ये प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है। उस टाइम पर ऐसा जब तैयारी चल रही थी तो लग रहा था कि मेरा ध्येय है, ये मेरा मोटिव है, मेरा गोल है, मुझे यही करना है, तो वो चीज़ें इतनी मैटर नहीं की। मैंने आई वाज सोशली कट ऑफ, वॉलंटरली मैंने डेफिनेटली सोशली कट ऑफ किया था। काफ़ी सारे फैमिली फंक्शंस होते थे जिन पे मैं जाती ही नहीं थी, लेकिन और ये डिसिप्लिन के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर कहीं जा रहे हैं तो आप नेचुरल है कि आप थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो ही जाएंगे, तो अपने लिए आप अगर प्रायोरिटाइज करते हैं तो आई थिंक इट बिकम्स रियली इजी, और ये कुछ मिस नहीं हुआ है। लाइफ इज डेफिनेटली आउट देयर फॉर यू टू लिव। इट डिपेंड्स ऑन प्रायोरिटी, व्हाट इज ही टेलिंग कि हम चाहते क्या है। क्योंकि किसी को अपनी काम सीरियस कर करके कोई मकसद पा करके उसमें फन लगता है, किसको टाइम वेस्ट करके अच्छा लगता है, तो आप सी हैज बीन स्पेंडिंग इन्वेस्टिंग टाइम। बाकी और जो फैमिली फंक्शंस आपने मिस किए होंगे वो फैमिली वाले आज आप पे फख्र कर रहे होंगे। सब फिर वापस सब उस क्वेश्चन पे आते हैं कि जो सोशल